हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में फिफ्थ कैरी की लिखी काफी इंपॉर्टेंट पोम को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस फिफ्थ कैरी की लिखी पोम को, जो एक बैलेट्स के फॉर्म में लिखी गई है। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे, इसमें समरी को भी डिस्कस करेंगे, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, राइम स्कीम जो होती है उसको भी डिस्कस करेंगे, लिटरेरी डिवाइसेस क्या है उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये बैलेट्स क्या होती है और ये बैलेट्स जो एक पोम का फॉर्मेट है दोस्तों, जिस तरह से सटायर, जिस तरह से सोनेट, ओके, ओड, इलेजी, उसी प्रकार से एक बैलेट्स होती है। तो दोस्तों, इसमें हम डिस्कस करेंगे समरी को, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, लिटरेरी डिवाइसेस और पोएट के बारे में। हम बैलेट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप ये वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि हर कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाए। स्टेंजा की अगर बात करें दोस्तों, जो जनरली पोम में यूज होती है, पोम में लिखी पैराग्राफ को स्टेंजा कहते हैं, स्टोरी में लिखी हुई पैराग्राफ को पैराग्राफी कहते हैं दोस्तों। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। जनरली इसमें बहुत लंबी एक पोम है, ये 16 स्टेंजा में लिखी गई है फिफ्थ कैरी के द्वारा। दोस्तों, कभी कभी ये फिफ्थ कैरी की जो प्रोनाउंसिएशन होती है, जो राइटर है फिफ्थ कैरी, जो राइटर है PHOEBE, फिफ्थ कैरी, ये इनकी नेम है। कभी कभी कहीं पर फोर्थ कैरी बोला जाता है, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों फिफ्थ कैरी। तो इनकी प्रोनाउंसिएशन इनकी द्वारा लिखी गई है। आज की पोम को हम डिस्कस करेंगे। बने रहें मेरे साथ, देखते रहें एडको क्लासेस को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, फर्स्ट हम बात करेंगे बैलेट। बैलेट क्या होती है दोस्तों? जो बैलेट वर्ड है ना, ये बलायर से आया है। बलायर, अ वर्ड्स कम्स फ्रॉम बलायर। एक जब हम कोई लेजेंड स्टोरी की हम बात करते हैं, वो एक शॉर्ट स्टेंजा में हम जब लिखते हैं, उसी स्टोरी को एक पोएम के फॉर्मेट में, पोम के फॉर्मेट में हम लिखते हैं, उसी को हम कहते हैं बैलेट्स। तो और अच्छे से इसको समझने के लिए हम देखेंगे, बैलेट एक सॉन्ग नैरेटिंग स्टोरी को एक नैरेट किया जाता है शॉर्ट स्टेंजा में। दोस्तों, जो बड़े बड़े जो स्टोरी होती है उसको गाकर मतलब एक छोटे छोटे स्टेंजाओं में लिखी जाती है, उससे गाया जाता है, कुछ सिंगल इंडिविजुअल पीपल्स के द्वारा, या फिर कह सकते ग्रुप में ये डांस किया जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी ट्राइब्स लोगों को या फिर कहीं कम्युनिटी में, कि जो अपने गले में, नेक में कुछ हडल, कुछ जो फिडल्स होती है, फिडल, हडल नहीं, फिडल की मैं बात कर रहा हूँ, जो फिडल कह सकते हैं, एक प्रकार का हार्प या फिडल, मतलब इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हार्प हो गया, फिडल हो गया। तो ग्रुप में या सिंगल पर्सन इंडिविजुअल क्या करते हैं, पुरानी गाथाओं को गाकर सुनाते हैं दोस्तों। और ये जब गाते हैं डोर टू डोर, पहले आप देखे होंगे, डोर टू डोर जाके गुनगुनाते हैं। जैसे हमारे देश की अगर हम बात करें, महाराणा प्रताप हो गए, तो उनकी पृथ्वीराज चौहान हो गए, इन जैसे वीर महापुरुषों की गाथाएं को जब हम सुनाते हैं सॉन्ग के फॉर्मेट में, तो उसी को बैलेट्स कहते हैं। बैलेट एक प्रकार का फिडल या हार्प पर गाया जाता है। आप ये देखेंगे, ये एक प्रकार का क्या है, हार्प इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, हार्प है। इसी प्रकार का बहुत सारे ट्राइब्स लोग क्या करते हैं, ट्राइब्स के बैलेट्स को मतलब इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट पर गाते थे। जो ब्रेव डीड्स होते हैं, ब्रेव जो पर्सन्स होते हैं, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए, ओके, हिस्टोरिकल या लेजेंडर जो हीरोज होते हैं, उनकी गाथाएं को गाने के लिए, गुनगुनाने के लिए हम लोग ये बैलेट्स का यूज करते हैं। बैलेट एक प्रकार का जो गाते हैं, उनको सोर्स ऑफ इनकम भी है। वो लोग क्या करते हैं, गाकर कुछ अपने जीविका के लिए उपार्जन करते हैं, ठीक है। तो बैलेट्स कह सकते हैं एक प्रकार का सोर्स ऑफ इनकम भी है। बैलेट जनरली 4 लाइन्स में लिखी जाती है। जनरली बैलेट्स की अगर हम बात करें तो 4 लाइन्स में होती है, लेकिन 6 भी एक्सेप्शनल में देखने को मिलता है। 4 लाइन्स स्टेंजा को हम क्वार्टरिन कहते हैं, 2 लाइन्स को कपलेट कहते हैं, ओके। सेस्टेट 6 लाइन को कहते हैं, ऑक्टेव
8 लाइन को कहते हैं। ओके, तो सेस्टेट ऑक्टेव हो गए। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों अर्लीस्ट बैलेट जो था चेबी चेस का, द अर्लीस्ट बैलेट चेबी चेस, ये अर्लीस्ट बैलेट है दोस्तों। और ला बेल डैम सेंस मर्सी, ला बेल डैम सेंस मर्सी जो है जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई काफी फेमस एक बैलेट से, ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर एसटी कॉलरिज के द्वारा ये लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं जाकर। ये भी एक प्रकार का स्टोरी है, लेजेंडरी स्टोरी है जो स्ट्रेंजर यानी पोएम के फॉर्मेट में लिखी गई है, लिरिकल बैलेट से। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर लिरिकल बैलेट से जो लिखी गई है एसटी कॉलरिज के द्वारा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हमारा फिफ्थ कैरी है। कुछ पोएट के बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये फिफ्थ कैरी जो है ये अमेरिकन राइटर थी, ठीक है। फिफ्थ कैरी की जो जन्म, अगर हम बात करें जन्म की, तो 4 सितंबर 1824 में इनकी जन्म हुआ था। नॉर्थ कॉलेज हिल, ओयो, यूनाइटेड स्टेट्स में इनकी जन्म हुआ है। और कह सकते हैं कि ये एक यंगर सिस्टर थी पोएट एलिस कैरी का। एलिस कैरी जो थे उनकी ये यंगर सिस्टर थे दोस्तों। हम बात करते हैं इनकी मृत्यु की, डाइट की, तो 31 जुलाई 1871 में इनकी डेथ हो चुकी थी। ओनली 46 ईयर्स, ये 46 ईयर तक इनका जीवन काल रहा। और इनकी जो डेथ हुई थी उस प्लेस का नाम था न्यूपोर्ट रोड आइलैंड, जो यूनाइटेड स्टेट में है। तो इस तरीके से कह सकते हैं फिफ्थ कैरी, प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे फिफ्थ कैरी, इट्स ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिस और फिब दोनों मिलकर 80-50 तक इनकी ज्वाइंटली पब्लिश होती थी वर्क, दोनों मिलकर पब्लिश करते थे। लेकिन आफ्टर 80-50 की बात करें, पोएम ऑफ एलिस एंड फिफ्थ कैरी करके ये पब्लिश हुआ है 80-50 तक। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो पब्लिश्ड इंडिविजुअल, फिफ्थ कैरी ने इंडिविजुअल पोम को पब्लिश करवाया, अपने वर्क को पब्लिश करवाया। पोम्स एंड पैराडाइज, पोम्स एंड पैराडाइज, पोम्स ऑफ फेथ, होप एंड लव, इस तरीके से इनका बहुत सारा जो वर्क रहा वो पब्लिश हुई थी। आगे हम बात करेंगे लेजेंड, एक प्रकार लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड बाय फिफ्थ कैरी। ये एक प्रकार की स्टोरी जो है, ओल्ड लेडी जो है, यहाँ पर एक ओल्ड लेडी होती है, वो टर्न कर जाती है किसी के कर्ज के वजह से। जो सेंट होते हैं पीटर सेंट, उनके कर्ज के वजह से वुड पीकर में ये कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उस लेडीज के पास एक ग्रीडीनेस, मतलब वो ग्रीडी रहती हैं। और इसी वजह से सेंट पीटर को अपोस्टल जो होता है जनरली क्रिश्चियनिटी धर्म में जो डिसाइपल्स होते हैं, अपोस्टल मतलब धर्म के प्रचार करने के लिए 12 अपोस्टल को अपॉइंट किया गया था। अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग जगह पर उनको भेजा जाता है ताकि रिलीजन्स को स्प्रेड कर सके, फैला सके। उसी में एक सेंट पीटर थे। 12 डिसाइपल में, शिष्य में से एक डिसाइपल कौन थे? सेंट पीटर। तो वो यहाँ पर पहुंचते एक लेडीज के पास, उनको भूख लगी होती है और जब वो खाने के लिए मांगते हैं तो लेडीज को कहीं ना कहीं देने में संकोच होता है, और इसी संकोच की वजह से उस लेडी को कर्ज दे देते हैं सेंट पीटर, और वो वुड पीकर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, ये पोएम जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एक इम्पार्सिंग अ मोरल लेसन को भी बता रहा है। ओके, कैसे हम आज के डेट में हम बोलते हैं लोगों को कि हम आपको मदद कर सकते हैं, लेकिन जब मदद करने की बात आती है तो हम मदद नहीं करते हैं। लोग ग्रीडी, अपना पहले सेल्फिश हो जाते हैं, देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी इसमें जो एक पोएटिक पर्सोना है, रेशनली से द डाउटफुल अबाउट द ट्रूथफुलनेस ऑफ द टेल टेक्स recourse of this story for fighting the value of sharing and sacrifice। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी थीम की, तो शेयरिंग एंड सैक्रिफाइस मोरल स्टोरी हो सकता है, मोरल मैसेज हो सकता है।
तो आप इसे नोट डाउन करेंगे, शेयरिंग एंड सेक्रीफाइस द मोरल ऑफ दिस पोम। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं वन बाय वन। आप देखेंगे नॉर्थलैंड कहाँ है, तो नॉर्थलैंड आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आप नॉर्थ आइलैंड यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को बगल में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ आइलैंड है। ओके, तो ये तस्मन जो एक सी है उसी के पास में ये देखने को आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम स्टेंजा बाय स्टेंजा सब चीजों को डिस्कस करते हैं। तो आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहे एडुको क्लासेस को। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको फील होगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है और ये वीडियो कितनी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं, इस पोम को समझने की कोशिश करते हैं। Away, away in the northland where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they can't sleep them through। तो ये फर्स्ट स्टेंजा है दोस्तों। तो इस स्टेंजा की अगर हम बात करें तो द पोम ऑरिजिनेट इन द नॉर्थलैंड पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो सिचुएटेड है उस बात वहां पर किया जा रहा है कि जो प्लेस है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है और वहां पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ठंड होती है। ओके, और ये नियर जो है नॉर्थ पोल के नजदीक है, नॉर्थ पोल के नजदीक है। वेयर द डे आर शॉर्ट, जहां पर दिन जो होती है छोटी होती है, लंबी रातें होती है, लेकिन जो रात है वो सोकर लोग नहीं गुजार पाते हैं पूरी, उसमें कहीं ना कहीं अर्ली मॉर्निंग लोग जग जाते हैं। ठीक है, पूरी रात सोकर नहीं गुजारते हैं। ओके, डार्कनेस फॉर वर्क, और कुछ काम करने लगते हैं। दोस्तों इस जो फर्स्ट स्टेंजा में यही बताया गया, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, मतलब दूर दूर जो नॉर्थलैंड की जो डिस्टेंस बताई गई वो काफी नॉर्थ पोल के नजदीक है, जहां पर छोटी दिन और रातें लंबी की बात हो रही है, वहां पर मतलब एक ठंड में, और दैट दे कैंट स्लीप देम डाउन। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस यूज की गई है, लिटरेरी डिवाइसेस। जनरली जो लिटरेरी डिवाइसेस होती है वो फैसिनेट, अट्रैक्टिव करने के लिए पोएट यूज करते हैं। ठीक है, तो लिटरेरी डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो एजोनेंस, एजोनेंस का यूज किया गया। एजोनेंस क्या होता है? तो एजोनेंस एक प्रकार का वॉवेल रिपीटेड साउंड होती है। एजोनेंस जो होती है वॉवेल रिपीटेड साउंड होती है, इसकी यूज की गई है अवे अवे। तो ए इज द वॉवेल, ए इज द वॉवेल, तो रिपीटेड टाइम यूज की गई है अवे अवे। तो इस तरह से क्या हो गया, ये एजोनेंस हो गया। दूसरी अगर हम बात करें एलिट्रेशन, एलिट्रेशन जो होता है ये भी एक रिपीटेशन साउंड है लेकिन कॉन्सोनेंट की होती है। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट स्टेंजा में, ओके, दैट दे देम थ्रू। ओके, देखेंगे दैट दे देम थ्रू, एक ही लाइन में होनी चाहिए, शुड बी इन वन लाइन, रिपीटेड। ओके, सो रिपीटेड इन मेनी टाइम्स, सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट कि जब यहां पर यूज किया जा रहा है एलिट्रेशन की, ठीक है, तो एलिट्रेशन यहां पर यूज की जा रही है दैट दे देम थ्रू। ओके, तो दैट दे देम थ्रू, ओके चलिए आगे देखते हैं। तो ये रिपीटेशन एलिट्रेशन की यूज की जा रही है। तो कॉन्सोनेंट साउंड जब भी रिपीटेड होती है तो उसमें एलिट्रेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं रिपीटेशन की। तो रिपीटेशन यहाँ पर यूज की गई है अवे अवे। तो अवे अवे जो वर्ड है आप ध्यान रखेंगे, रिपीटेशन और एजोनेंस और एलिट्रेशन में क्या है, एजोनेंस और एलिट्रेशन में डिफरेंशिएट है कि एजोनेंस में वोवेल साउंड रिपीट होगा, एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड होगा रिपीट। लेकिन जो आपका नेक्स्ट रिपीटेशन जो होता है, रिपीटेशन में आपकी पूरी वर्ड रिपीट होता है, सेम वर्ड रिपीट होता है 2 या 3 टाइम्स। ओके, लेजेंड का मतलब ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरीज। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेंजा। आई होप ये फर्स्ट स्टेंजा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ मूव करते हैं।
और पढ़ते हैं कि नेक्स्ट स्टेंजा क्या है। तो नेक्स्ट स्टेंजा बोला जा रहा है, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bears cubs in their funny furry clothes. Very important. Okay, where they harness, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि नॉर्थ लैंड के जो लोग होते हैं वहां पर बहुत ठंड गिरती है। तो जब ठंड गिरती है तो बर्फबारी जब होती है तो लोगों को गुड्स को इधर से उधर कैरी करने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस उन्हें कहीं ना कहीं किसी व्हीकल्स की जरूरत होती है। तो व्हीकल्स का मतलब इन द सेंस वहां जो व्हीकल्स का काम कौन करता है, स्लेजेस। एक प्रकार का गाड़ी होती है, स्लेजेस होती है जो एनिमल्स के द्वारा जो वहां का डॉगी होती है, स्नो डॉगी, वो खींचती है स्लेजेस। ओके, बर्फ गाड़ी जिसको हम बोल सकते हैं। ओके, तो विंटर टाइम्स में बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो खेलते हैं, वो जो स्नो की गोला बना बनाकर खेलते हैं और वो मतलब वो ऐसे क्लोथ्स का यूज करते हैं जैसे लुक लाइक अ कप बियर। ओके, बियर कप्स इस तरीके से वो दिखते हैं। फर क्लोथ्स, उनकी जो क्लोथ्स होती है उस पर काफी ज्यादा हॉटनेस मतलब गर्म प्रोवाइड करने वाला क्लोथ्स, फरी क्लोथ्स होते हैं, जनरली उसकी यूज की गई है। इसमें लिटरेरी डिवाइसेस की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं एलिट्रेशन जो है कॉन्सोनेंट, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि एलिट्रेशन जो है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा। तो आप देखेंगे फर्स्ट में देखेंगे देन द, दे, ओके, दे और द, टीएच साउंड। अब देखना है कि ये साउंड जो है कॉन्सोनेंट या वॉवेल। अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो एलिट्रेशन और वॉवेल रहेगा तो एजोनेंस। उसके बाद देखेंगे लुक लाइक, तो ल लुक लाइक। ओके, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, एलिट्रेशन। फनी, फनी, रिपीटेशन भी यूज किया गया यहाँ पर। ओके, आप देखेंगे इसमें सिमिली का भी यूज हुआ। लिटरेरी डिवाइसेस दोस्तों, सिमिली और मेटाफर दो प्रकार का हम यूज करते हैं, सिमिली और मेटाफर। ये एक प्रकार का लिटरेरी डिवाइसेस है, दोनों कंपैरिजन करने के लिए यूज की जाती है। कंपेयर टू थिंग्स, टू पर्संस। सिमिली में लाइक और एज करके यूज करके कंपेयर किया जाता है, बट मेटाफर में लाइक और एज करके कंपेयर नहीं किया जाता है। तो यहां पर देखेंगे सिमिली में चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप। ओके, तो लाइक करके यूज किया गया। चिल्ड्रन कैसे दिखते हैं भाई साहब, चिल्ड्रन लुक लाइक। तो यहाँ लाइक जो वर्ड यूज किया गया है वो कहीं ना कहीं एक सिमिली लिटरेरी डिवाइस को शो किया जा रहा है। इट्स ओके। तो चिल्ड्रन लुक लाइक कैसा दिखते हैं, बियर्स कप्स। ओके, तो इसमें अगर वर्ड मीनिंग की हम बात करें तो स्लेज, व्हीकल्स, ओके, एंड स्विफ्ट का मतलब होता है फास्ट, स्विफ्ट, डिजायर। चलिए नेक्स्ट वन, मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 3। ओके, तो थर्ड स्टेंजा को हम डिस्कस करते हैं और थर्ड स्टेंजा आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए पढ़िए तो थर्ड स्टेंजा आपके बुक में, ये सभी नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है, बेटर फील करोगे। ठीक है, चलो। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू। ओके, इट्स ट्रू, यहां पर इट्स ट्रू है। ओके, ओल्ड वे में लिखा गया है इट्स ट्रू, एंड इट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। ओके, तो यहां पर जो फिफ्थ कैरी है वो क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो फिफ्थ कैरी है वो कह रहे हैं कि द नॉर्थलैंड जो है देयर इज अ लीजेंड दैट गोज अराउंड विच, बहुत सारे लेजेंड से भरी भरी कहानियां हैं, विच अकॉर्डिंग टू द पोएट नाइट नॉट बी ट्रू स्टोरी। मतलब कह सकते हैं नाइट मतलब जो आंखों से हम देखते हैं वही ट्रू होता है, सब स्वप्न जब हम देखते हैं वो ट्रू नहीं है। दैट मीन्स नाइट इज नॉट अ ट्रू स्टोरी, it is a part of life but it is not true story because we all are dreaming to day in night. Okay, dreaming. However, he thinks that the story might teach the reader some lesson, so he narrate it to his readers in the form of ballads. कह रहे हैं कि हमारे पास जो चीजें होती है उसी को ट्रू माने, उसी को हम कह सकते हैं
Curious story, I don't believe it's true and it you may learn a lesson it tell of you. तो यहाँ पर बोल रहा है एलिट्रेशन में कि मतलब जो चीजें हैं आपके पास वही ट्रू है, जो नहीं है वो ट्रू नहीं है। एलिट्रेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप फाइंड आउट कर सकते हैं दे देम, दे द साउंड, एट यू, ओके, या ओके। लर्न लेसन में देखेंगे, लर्न लेसन एल ल, ओके। टेल टेल, टेल टेल टेल। तो इस तरीके से यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेज है। वर्ड मीनिंग की अगर हम बात करें तो क्यूरियस का मतलब ही होता है स्ट्रेंज, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा स्ट्रेंजा नंबर 4। दोस्तों 16 स्ट्रेंजा है, देखते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, 2 पार्ट में इसको बनाएंगे, काफी ज्यादा बड़ी बैलेट्स है, पोम्स है, ओके। चलिए अब थर्ड नंबर को देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि थर्ड नंबर में क्या कहा गया है फिफ्थ कैरी के द्वारा। व्हाट इज द नेम ऑफ पोएट? फिफ्थ कैरी, ये कीप इन माइंड, ओके। Once when the god Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. दोस्तों यहां पर जो बोल रहे हैं फिफ्थ कैरी अकॉर्डिंग टू when the god Saint Peter, ठीक है। तो सेंट पीटर जब वही जीसस के 12 अपोस्टल में अपॉइंट किए, अपोस्टल में से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपोस्टल यानी डिसाइपल रहे, ठीक है। अलाइव एंड वेंट अराउंड द वर्ल्ड प्रीचिंग, तो उन्हें भेजा जाता है प्रीच, उपदेश देने के लिए। प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, प्रीचिंग द टीचिंग ऑफ लॉर्ड जीसस, और जीसस की जो मैसेज है उसको सब जगह फैलाने की, सभी को बताने के लिए भेजा जाता है। उसी बीच ये पहुंच जाते हैं आपको उस लेडीज के पास, देखेंगे रिलीजियस टीचिंग, okay। Next, move on the next stanza. He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth, okay। घूमते घूमते पूरी पृथ्वी पर वो पहुंच जाते हैं एक कॉटेज, एक कुटिया में, और वहां पर नॉक करते हैं एक डोर को नॉक करते हैं। वहां पर एक लेडीज क्या बनाते रहती है, केक बना रही होती है, ठीक है। हर्थ का मतलब होता है दोस्तों, हर्थ का मतलब एक फायर प्लेस होता है, फायर प्लेस ऑफ कुकिंग, जिस पर आप खाना पकाते हैं या कुछ केक बनाते हैं, उसी को हर्थ कहा जाता है, भट्टी जिसको बोलते हैं हिंदी में, ओके। वन डे, तो इसमें लिटरेरी डिवाइसेज वही है, वुमेन वॉच, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो का साउंड है, रिपीटेड है, तो वुमेन वॉच एलिट्रेशन है। देन द का साउंड जो है आपका एलिट्रेशन है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका फिफ्थ स्टेंजा है। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बोला गया है। नेक्स्ट स्टेंजा आपका, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फॉर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। चलिए इसमें देखते हैं, फिफ्थ नंबर ही था ना, हाँ फिफ्थ नंबर था। तो फिफ्थ नंबर में हम लोग देख रहे थे, सिक्स नंबर का। तो इसमें सेंट पीटर पूरी जो घूमते घूमते भूख के मारे फेंट हो जाते हैं और गिर जाते हैं, ठीक है, ओके। वो सभी जगह पूरा मतलब घूमे रहते हैं और भूख से तड़प रहे होते हैं, कमजोर पड़ गए होते हैं, ओके। तो उस लिटिल वुमेन को बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे कुछ खाने के लिए दो ताकि मैं कुछ खा सकूं, ओके। मुझे खाना है, ये 7 हो गया, स्टेंजा 6 हम लोग को देखना था। मुझे कुछ खाना है तो मुझे खाने के लिए दो, ओके। वो लेडीज जो है खाने के लिए तो लाती है, लेकिन कैसे लाती है ये देखना है, ओके। तो यहाँ पर सिंगल पीस ऑफ केक फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, अपने जो केक तुम बना रही हो उस केक में से मुझे कुछ खाने के लिए दो, मुझे भूख लगी है। कौन बोलते हैं? सेंट पीटर बोलते हैं। इसमें लिटरेरी डिवाइसेस जो है एलिट्रेशन का यूज हुआ है फेंट फास्टिंग, ओके। फेंट फास्टिंग आप देख सकते हो, फॉर का साउंड है, ओके, फॉर। तो यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज किया गया है। आई रिपीट वंस अगेन, आप बताओ कमेंट करके एलिट्रेशन एजोनेंस में क्या डिफरेंशिएट है, मैंने बता दिया है, ठीक है, आप बताओगे। चलो नेक्स्ट में हम देखते हैं 7। So she made a very little cake,
ओके ना 7 नंबर स्टेंजा में क्या बोला गया है उस लेडीज के बारे में. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. ठीक है. Miserly woman, कंजूस जो औरत थी, वो सोचती है the cake that she had were to be to given away for free. यार फ्री में मतलब जब किसी को हम दे रहे तो इतना बड़ा क्यों देना. जब भी वो देने जाती है उसे बड़ा दिखता है, ये बहुत बड़ा है. तो फिर से वो क्या करती है, फिर से वो बेक्ड करती है, फिर से बनाते उसे छोटा करती है. इस तरीके से है ना. बेकिंग वाज डन, द केक बिगेन टू लुक टू बी गिवन अवे. फिर दोबारा जब देने जाती है तो फिर बड़ा दिखता है. ऐसे करते 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 वो मिनी टाइम्स सी बेक्ड, बट ऑलवेज केक लुक लाइक टू बी, उसे हमेशा बड़ा ही दिखता है. तो उसके बाद वो क्या कहा जाता है देखोगे आप. ओके तो 8 नंबर में आप देखो, 8 नंबर में बोल रहा है स्टेंजा, देयरफॉर शी नीड अनदर and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. Okay, तो वो हमेशा मतलब छोटा बनाने के चक्कर में इतनी छोटी बना देती है वो ग्रिड. ओके, her greed created an illusion in her mind and made it look too big to be given away in the charity. मतलब कभी कभी हमारे हम जब रियल लाइफ में भी हम इसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें दिखता है कि लोगों के पास कितनी ग्रीडनेस है ना. आप बहुत ज़्यादा सामान आपके पास वेस्ट हो रहे होते हैं. आपका चाहे वो घर हो, आपकी यूज 1 रूम का है, 2 रूम का है, लेकिन आप क्या करते हो, आप बहुत बड़े बड़े घर बना के रख लेते हो. दे आर नो यूज ऑफ दैट हाउस, दैट होम. किसी के घर में आप देखोगे कि 1 से ज़्यादा कारें होती हैं, किसी के घर में 1 से ज़्यादा कोई खाते खाते परेशान है या कोई बिना खाए परेशान है. आप देखेंगे बड़े बड़े पार्टियों में कि वेस्ट ऑफ फूड बहुत सारे देखने को मिलता है. तो इसी वजह से, और जब वो देने की बात आ जाती है तो हम देते नहीं है और वेस्ट कर देते हैं चीज़ों को. तो यहाँ पर वही चीज़ें बोल रही है कि जब देने की बात आ रही, चैरिटी की बात आ रही, तो उससे लगता है कि फ्री में हम क्यों बांटे, हमें इतनी बड़ी चीज़ छोटा करते जाती है. ठीक है, तो यहाँ भी एलिट्रेशन का यूज किया गया है, स्टिल स्मॉलर. स्टिल स्मॉलर आप देख सकते हैं. ओके, स का साउंड है. ठीक है, और वर्ड में नीडेड का मतलब आपको पता है, टर्निंग फ्लोर इनटू दाव, मतलब आटा गूंथना का सेंस में इसको यूज किया गया. ठीक है, चलो देख लेते हैं, पूरा स्टेंजा ही देख लेते हैं, इजी है. ओके, कंप्लीट कर लेते हैं. थोड़ा जाएगा वीडियो, कोई बात नहीं, देख लेना. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. Okay, तो उस जो ग्रीडी वुमेन्स की बात हो रही है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डॉग. डॉग का मतलब होता है वही आपका कहाँ चला गया भाई साहब, 9 नंबर. ओके, छोटा आटा की जो लोइया होता है उसको हम बोलते हैं डॉग. टू मेक एन इवन स्मॉलर केक, वो छोटा बन जाता है और बहुत छोटा बन जाता है. ओके, वेफर. वेफर का यूज किया गया यहाँ पर. वेफर का मतलब होता है थिन ड्राई बिस्किट, जिसको हम जनरली आइसक्रीम के साथ खाते हैं. ओके, तो यहाँ पर एक लिटर, तो सेल्फिश वुमेन कुड नॉट गिव इट अवे व्हेन इट वाज बेक्ड. ओके, वो देना नहीं चाह रही थी. ठीक है, इस वजह से वो छोटा होते चला गया, और छोटा होते होते काफी छोटा हो जाता है. अगर हम बात करें लिटरेरी डिवाइसेस का, तो टुक टाइनी. टुक टाइनी का यूज किया गया. टुक टाइनी एक रिपीटेशन का यूज है. टुक टाइनी रिपीटेशन नहीं कह सकते हैं, एलिट्रेशन है. रिपीटेशन रोल्ड एंड रोल्ड है. ठीक है, सिमिली की अगर हम बात करें तो बेक्ड इट एज थिन एज वेफर. यहाँ पर देखेंगे एज का यूज किया गया है, बेक्ड इट थिन, वो वेफर से डिस्क्राइब किया गया. ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो गई. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेंजा नंबर 10 को. ओके, स्टेंजा नंबर 10 हम देखते हैं. चलिए, स्टेंजा नंबर 10 जो है आपका, स्क्रीन पर ये रहा 10. चलिए इसको देखते हैं. स्टेंजा 10 में क्या कहा जा रहा है, For she said my cakes that seem too small when I eat 2 of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. Okay,
wondered, सी wondered मतलब वो अभी भी greedy औरत जो है आश्चर्यचकित है, why those very same cakes that seemed too small, she ate them appear too big to be given to others. जब वो कह रही है कि जब वो खुद के लिए यूज कर रही होती है तो उसको छोटा दिखता है, जब दूसरे को देने के लिए जब वो जाती है तो उसे बड़ा दिखता है. Okay, her selfishness knew to limits and she decided to let Saint Peter suffer in hunger and hoarded even the thinnest of cake on the shelf. और फाइनली वो डिसाइड करती है सेंट पीटर को केक नहीं देने का और वो सेल्फ में रख देती है. ठीक है, यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज किया गया, सिम स्मॉल करके, सिम सा का साउंड है. ओके, आयरनी भी यूज किया गया. आयरनी होता क्या है, जब आप कुछ बोलते हो मतलब बोल कुछ रहे हो कर कुछ रहे हो, जस्ट अपोजिट ऑफ दैट मीनिंग. ओके, उसी को आयरनी कहते हैं. तो माई केक्स दैट सीम्स सो स्मॉल व्हेन आई ईट देम, वही कह रहा है कि मेरा जो केक है स्मॉल दिखता है. माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम, जब उसे खाने के लिए मिल जाता है तो वो छोटा दिखता है, जैसे वो दूसरे को देने के लिए जाता हूँ तो बड़ा दिखता है. ये प्रकार का आयरनी कमेंट है. ओके, कि मतलब उसे प्रिडिक्ट होता है कि ऐसा होता है. दैट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस इज कॉल्ड आयरनी. नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 11 को देखते हैं दोस्तों. स्टेंजा 11. ओके, सॉरी, द गुड सेंट पीटर, सॉरी यहाँ गॉड सेंट पीटर होगा. ओके, तो यहाँ पर गॉड सेंट पीटर. ओके, यहाँ पर आप देखेंगे देन एक इसका जो टेक्स्ट है आप इसे देख सकते हैं. टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है एक बार देखो, मैं भी देख लेता हूँ. हाँ, गुड है, गुड है. ओके, चलिए, गुड. कह रहा है कि द गुड then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Okay, कहते हैं जो अच्छे सेंट पीटर थे, अच्छे मूड में आए थे, उनके भूख लगा हुआ था, भाई खाए बेहाल थे, वो काफी भूख के मारे तड़प रहे थे, पेट हो गया, जमीन पर गिर गए, लेकिन उस औरत ने उन्हें खाने के लिए नहीं दिया, उन्हें गुस्सा आ गया. ओके, but the extreme heartlessness of the little woman incited of his anger. Despite Saint Peter's fatigue, starvation, okay, भूख, तरफ, pitiless woman could not give him even a scarf of food, although she had stored plenty of them. है ना, plenty of them मतलब स्टोर कर रखी थी, इसके फूड स्टोर में काफी ज्यादा था खाना, लेकिन उसने दिया नहीं. पीटर को देने में उस झिझक रही थी. ओके, तो अब पीटर को क्या करता, भाई साहब, अब उनको गुस्सा आ गया. गुस्सा आने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ से वो कर्स दे देते हैं. ठीक है, तो आगे देखेंगे. नेक्स्ट जो है आपका 11 नंबर, 12 नंबर को देखते हैं. And she said, sorry, and he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. अब बोलते हैं सेंट पीटर कि ए लालची औरत, did not deserve to live in human, तुम्हें कोई हक नहीं है, डिजर्व नहीं करती हो तुम ह्यूमन में जिंदा रहने का, तुम इंसानों में रहकर तो पृथ्वी का बोझ हो. ओके, सो नाउ you don't enjoy food, shelter and fire, as he lacked human quality of kindness, empathy and charity. You don't have human में क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, गुडनेस क्वालिटी होनी चाहिए, काइंडनेस सेकंड क्वालिटी, एम्पैथी थर्ड क्वालिटी, चैरिटी. तो इस तरह का क्वालिटी तुम में नहीं होना है, इस वजह से तुम इंसानों की जिंदगी तुम नहीं ले सकती हो. ड्वेल का मतलब होता है लाइफ दोस्तों, ड्वेल का मतलब क्या होता है, लाइफ. इसमें कोई किसी प्रकार की कोई लिटरेरी डिवाइसेज यूज नहीं की गई है. चलिए 30 नंबर पर देखते हैं और फटाफट इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं. आपको समझ में भी आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा होगा, हो रहा है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आप प्लीज कमेंट करते हैं. नाउ यू शैल बिल्ड
build as the birds do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. अब कहते हैं he cursed, Saint Peter cursed her by telling that he the woman could be turned into a bird. Okay, कर्ज देता है कि तुम बर्ड में चेंज हो जाओ। अब वैसे बर्ड जो खाने के लिए दिन भर खटखट काफी ज्यादा मेहनत करे तब जाकर उसे खाना मिले। ओके, और इनटू बहुत ज्यादा बोर करे, ओके, तब जाकर उसको खाना मिले। यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस से यूज की गई है बिल्ड बर्ड्स, ओके, बिल्ड बर्ड्स, ये एलिट्रेशन है, बाय बोरिंग बोरिंग बोरिंग, ओके, ब ब ब ये सभी एलिट्रेशन साउंड है। डेड राइट ड ड एलिट्रेशन साउंड है। रिपीटेशन आप देख ही रहे होंगे, बोरिंग 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 एक रिपीटेशन वर्ड है। स्कैंटी का मतलब वेरी लिटिल, बोरिंग का मतलब ड्रिलिंग होल। इस तरीके से चीजें को हम ओके कहते थे। ये मतलब तुम्हें कन्वर्ट कर दिया गया उसे बर्ड में, और उसे इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि वो काफी ज्यादा ग्रीडी हो गई थी। चलो नेक्स्ट वन, मूव ऑन द नेक्स्ट। ओके 14 नंबर स्टेज आपको देख लेते, डिस्कस करते हैं 14 नंबर, उसके बाद 15 16 बच जाएगा, डिस्कस कर लेंगे। आज खत्म ही कर देते हैं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट वीडियो देखना पड़े, इसी में खत्म कर देते। थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, देख लेना। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker. Okay, लगा woodpecker में वो चेंज हो जाती है। For she was changed to a bird. Okay, went the chimney without word. ओ धीरे 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 बिना कुछ बोले, बर्ड में जब चेंज हो जाती है तो बिना कुछ कहे वो चिमनी, जैसे धुआं कैसे निकलता है ऊपर की तरफ, वैसे ही वो भी ऊपर उड़ने लगी। उसकी जितनी भी क्लोथ थे, ओके नेक्स्ट स्टेज में डिस्क्राइब किया गया, वो वुड पिकर, मतलब ये याद रखेंगे किस बर्ड में चेंज हो जाती है, वुड पिकर में। ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ बर्ड, ओके, टू चेंज बाय कर्स ऑफ सेंट पीटर। Stage 15. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. दोस्तों यहाँ पर जो बातें कही जा रही है कि सारा जो क्लोथ था उस ओल्ड लेडी का वो जल गया, ब्लैक हो गया, जस्ट लाइक अ कोल, ओके, बर्न कोल ब्लैक इन द चिमनी फायर, ओके, आग में जल गया। जो स्कारलेट है, जो कैप है, रीड का स्कार्फ जो है एक प्रकार का बांधने वाला होता है कपड़ा, उस वो बच गया। और किसमें, जैसे आप देखेंगे वुड पीकर को जब देखेंगे तो उसके सर पर थोड़ा सा ऐसा टुड्डी निकला होता है, तो स्कारलेट उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी सब कपड़े जो होते हैं वो सभी कोल बन जाते हैं, ओके, कोयले। शी इज नाउ वुड पीकर विथ ब्लैक फीदर्स, उसका फीदर ब्लैक हो जाता है। पैच ऑफ रेड ऑन हर हेड, वही पैच इस टाइप से बन जाता है। तो हर हेड, यहाँ एलिट्रेशन का यूज किया गया, हर हेड, हर हेड। आपको क्लियर हो गया एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेड होता है। सिमिली का यूज किया गया, क्लोज फॉर अ बर्न, क्लोज फॉर अ बर्न, ओके, एज ब्लैक एज कोल। एज का यूज किया गया, एज ब्लैक एज कोल, ब्लैक एज अ कोल, इस तरीके से यूज की गई है। स्कारलेट ब्राइट रेड होता है, ठीक है। लास्ट स्टेंजा की तरफ मूव करते हैं और लास्ट स्टेंजा देखते हैं। 16 स्टेंजा है, 16 नंबर, चलो देखते हैं। चलो and every country school boy has seen her in the wood where she lies in the tree till this every day, sorry, every day boring and boring for food. तो चलो देखो, she is often seen by country, मतलब हर देश, हर जगह तुम पाओगे, सब जगह तुम अवेलेबल रहोगे, सब लोग देखेंगे तुम्हें, ओके। फ्लाइंग इन द वुड्स, तुम जंगलों में उड़ते हुए दिखे जाओगे। वेयर सी स्टिल स्टे, वहां पर तुम रहोगे, जंगलों में रहोगे, तुम्हारा जंगल, पेड़, इधर कभी इस पेड़ से कभी उस पेड़ से कभी उस पेड़ पर तुम रहोगे। थ्रू आउट द डे फॉर हर स्कैंटी फूड, पूरी दिन जब तुम सर्वाइव इधर उधर वॉन्डरिंग करोगे तो क्या फिर जाकर तुम्हें खाना मिलेगा। एलिट्रेशन का यूज किया गया, तो इस तरीके से चीजें बताया गया
कि दोस्तों जब हमारे अंदर जब ग्रीडनेस ज़्यादा आ जाती है तो उसका विनाश होता है। आज ह्यूमन बींग्स में बहुत ज़्यादा ग्रीडनेस आ चुका है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, एक्सपॉइल कर रहा है, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो ये प्रॉब्लम आ चुकी है और हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने भौतिकवादी सुखों के लिए। तो आई होप इस पोएम का ये एक ही मैसेज है कि हमें अपने जीवन में लालच की जगह जो है नहीं देना चाहिए, देना ही नहीं। अगर देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके नुकसान भरपाई हमें करना पड़ेगा। दोस्तों ये पूरी आपका आज का पोएम था, तो आप मुझे बताएंगे ये कैसा लगा, ठीक है? टेल मी इन कमेंट बॉक्स एंड देन आई विल मीट यू द नेक्स्ट क्लास। ओके, तब तक आप बने रहे मेरे चैनल के साथ, देखते रहे एडुको क्लासेस। जय हिंद दोस्तों।